आप देख रहे हैं हनिकार न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दक्षिणी दिल्ली के वार्ड 166 पुष्प विहार के अंबेडकर पार्क एच ब्लॉक दक्षिणपुरी में संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेश साकला रहे। इस अवसर पर दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी रामवीर बिदुड़ी एवं उनके सुपुत्र सुरेंद्र बिदुड़ी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें सादर नमन किया। इस मौके पर दक्षिणी दिल्ली जिला भाजपा के जिलाध्यक्ष राजकुमार चौटाला, चुनाव संयोजक छत्रपाल सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेश साकला, पूर्व निगम पार्षद रेखा नरेश साकला, पूर्व डिप्टी चेयरमैन सुभाष बढ़ाना, पूर्व जिलाध्यक्ष रोहतास चौधरी, जिला उपाध्यक्ष कमलेश यादव, अमित बिदुड़ी, खट्टी समाज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र खितौलिया सहित काफ़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति एवं जनता उपस्थित रही। आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और दो शब्द हमारे बीच में रखें। और उसके बाद में हमारे खटीक समाज के प्रधान जी हमारे आए क्या? प्रधान जी हैं क्या? जन्म दिवस के पावन और पुनीत अवसर पर आज अपने इस अंबेडकर पार्क में सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान अपने महरौली जिला के पूर्व अध्यक्ष रहे, दिल्ली प्रदेश में अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, महरौली जिला के पूर्व में प्रभारी रहे और अपनी भगवान वाल्मीकि जयंती सेवा समिति के अंदर सक्रिय भूमिका निभाते हम सबके बहुत ही आदरणीय और प्रिय श्रीमान छत्रपाल सिंह जी, मंच पर विराजमान दक्षिणी दिल्ली जिला के सम्मानित उपाध्यक्ष तथा विगत निगम चुनाव में तुगलकाबाद निगम के प्रत्याशी रहे, पूर्व में 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे श्रीमान अमित बिदुड़ी जी, मंच पर विराजमान हमारे इस वार्ड की सम्मानित निगम पार्षदा बहन रेखा सांखला जी, इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे तथा अनुसूचित मोर्चा के लोकसभा के संयोजक, पूरी लोकसभा का काम देखते बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते श्रीमान नरेश सांखला जी, मेरे सन्मुख बैठी हुई बहन पार्वती जी, उमाशंकर शर्मा जी, समस्त ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुवर, मातृशक्ति माताएं बहनें, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को सादर वंदन करता हूं। हम सभी को ध्यान में है आज हम जिस पुण्यात्मा का स्मरण करने के लिए, उनका जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारतवर्ष के इतिहास में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक प्रमुख स्थान रहा है और उन्होंने जिस प्रकार विषम परिस्थितियों में रहते हुए निरंतर माता सरस्वती की साधना की है, शिक्षा प्राप्त की है और वो शिक्षा उन्होंने केवल अपने लिए प्राप्त नहीं की है, समाज का उत्थान करने के लिए, भारतवर्ष में रहने वाले सभी शोषित और वंचित समाज के सभी सदस्यों के उत्थान के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन को लगाया है। यदि हम उनका जीवन चरित्र पढ़ते हैं
उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में आता है किस प्रकार से उन्होंने विपरीत परिस्थितियां झेली, शोषण और अत्याचार को झेला, लेकिन कभी भी विकास की मुख्य धारा से, भारतीय संस्कृति से, अपनी समाज से उन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया। जिस प्रकार से आपने सभी ने देखा होगा, समुद्र, जब समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उसके अंदर उठती हैं और बहुत प्रचंड रूप में समुद्र दिखाई देता है, लेकिन कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। ऐसा जीवन और ऐसी पद्धति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हम सबके सामने स्थापित की है। बंधुवर, हम सभी लोग भी अपने बचपन में स्कूल में गए होंगे, हम सभी ने शिक्षा प्राप्त की होगी, और जब हम स्कूल की बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप में जब हम अपने कल्पना लोक में जाते हैं तो सहज भाव से हमारी वो प्राचीन पुरानी बातें जो हमारे जीवन में घटित हुई हैं, वो एक एक करके हमारे मानस पटल के ऊपर अंकित होती है और वो हमें स्मरण में ले जाती है। उसी प्रकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन को जब हम पढ़ते हैं और उसके साथ अपने विचारों को आत्मसात करते हैं, अपने आप को उन परिस्थितियों में केंद्रित करते हैं, तो हमारे ध्यान में आता है कितना कष्ट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने झेला होगा। बंधुवर, आप कल्पना कीजिए, एक 5 और 6 वर्ष का बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए इच्छुक है, स्कूल जाना चाहता है, अपने पिता को आग्रह करता है कि मैं भी अन्य बच्चों के तरीके से स्कूल पढ़ने जाना चाहता हूं, लेकिन पिता बेबस होते हैं, विवश होते हैं, बहुत लोगों से बातचीत करते हैं और बहुत लोगों को मना करके फिर उस स्कूल के प्रधानाचार्य से अनुमति लेते हैं कि मेरे बच्चे को स्कूल में पढ़ना है। प्रधानाचार्य जी अनेक शर्तें लगाते हैं और उन शर्तों में 2 शर्त जो मैं आपके ध्यान में कराता हूं, जब आप उन शर्तों को सुनेंगे तो सहज कल्पना कर सकेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किस प्रकार से निरंतर उनके मस्तिष्क के ऊपर, उनके हृदय के ऊपर कुठाराघात किया होगा और उन्होंने कैसी परिस्थितियों में से निकल करके शिक्षा प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरेश सांगला जी। मैं सर्वप्रथम करुणा के सागर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और मेरी अंबेडकर नगर की जनता को बहुत बहुत भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, बहुत कीमती समय आप लोगों ने निकाला और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि जो भी मेरी महिला शक्ति है, महिला शक्ति भी जो है आप लोगों का भी बहुत बहुत योगदान रहा है। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये समय कोई बहन का खाना बनाने का टाइम है, कोई अपने बच्चों को जो है देखभाल में टाइम है, लेकिन वो उन्होंने भी अपना जो है कीमती समय निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा मेरे को आदेश हुआ है, ये वैसे तो चुनाव का, लोकसभा का जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है एक त्योहार चल रहा है, लेकिन आज हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज कम से कम 4-5 प्रोग्राम करके मैं अटेंड करके आया हूं। मैं सर्वप्रथम पार्लियामेंट स्ट्रीट, वहां जो है माहौल था बहुत बढ़िया, उसके बाद साहिबाबाद और इसके बाद लास्ट में मैं हमारे नरेश सांगला जी के यहाँ पे भी प्रोग्राम, सॉरी नरेश नागर के यहाँ पे वहाँ भी प्रोग्राम था। अब ये चौथे यहाँ पे प्रोग्राम है। हालांकि जो है देखो, जो निकलता है वो दिखता है, वो बिकता है। सवेरे से आप लोग कहोगे राजेंद्र खितौलिया को जो है किसी का परिचय का मोहताज नहीं है। मेरे ख्याल से तो जो है
आज मेरे को जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी 40 साल हो गए हैं और मैं अपने समाज के साथ भी 40 साल और 35 साल से जो है जुड़ा हुआ हूँ। और मैं बैंक में रिटायर होने से पहले भी समाज की सेवा में लगा हुआ था और मैं आज भी समाज के साथ में लगा हुआ हूँ। तो साथियों, जैसा कि मेरे को आदेश हुआ है कि बाबा साहब के ऊपर ही बोलना है। बाबा साहब का 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश इंदौर जिले में वो महिला जाति से आते हैं। SC ST उनके पिताजी का नाम सूबेदार, उन्होंने जो है आर्मी में नौकरी करके सूबेदार की नौकरी करी और उन्होंने वाक्य में ही इतना परिश्रम करने के बाद आज उनको जो है आज हम लोग मान रहे हैं। जो आज ये जनता बैठी है तो उनको जो है उन्हीं के उससे जो है मान रही है कि हमें जो है उन्होंने बहुत हमारे लिए कुर्बानियां करी है। आज हम आप देख रहे हो कि आज मैं ये सफारी सूट पहन के बैठा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, तो उन्हीं की ही देन है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है जो मेरे को बैंक में नौकरी मिली, जो उसमें मिली, जो संविधान होता नहीं तो हम भी नहीं होते। संविधान उन्होंने लिखा, उस संविधान के अंदर ही जो है उन्होंने जो हम लोगों को जो लिखा उसी के बदौलत ही जो है हमें नौकरी मिली है। आज जो मेरे भाई नरेश सांगला है, आज हमें भारत के अंदर समाज की 5 सीटें मिली हैं, 3 यूपी से मिली हैं, 2 मध्य प्रदेश से मिली हैं, वो भी हमारे आरक्षण की वजह से ही मिली है। संविधान नहीं होता तो या आरक्षण नहीं होता तो भाई नरेश सांगला जी जो पार्षद थे वो भी नहीं होते। ये आरक्षण की वजह से तो जो है हमें ये सब कुछ मिल रहा है। मेरे भाई उनके जन्म के विषय में तो बड़े भाई राजेंद्र जी ने बता ही दिया। वो केवल शेड्यूल कास्ट के या दलितों के नेता और मसीहा नहीं थे, वो पूरे समाज के मानव जाति के मसीहा थे। और आप सबको अगर ज्ञात हो, जितने भी पढ़े लिखे विद्वान यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे देश में आज के समय में साक्षरता की दर भी काफी बढ़ चुकी है, वरना आजादी के समय में साक्षरता की दर मात्र 3-4-5% हुआ करती थी। तो सब लोग जानते हैं कि दलितों से ज्यादा उन्होंने महिला शक्ति के लिए कार्य किया और महिलाओं को जो पूर्ण अधिकार है, वरना स्वर्ण जातियों के अंदर भी महिलाएं दुखी हुआ करती थी और आज भी दुखी हैं। और आप देखोगे कि बाबा साहब जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, अगर वो नहीं होते तो संविधान, भारत का संविधान बनना असंभव था। मात्र 9 दिन के समय के अंदर भारतीय संविधान की रचना की गई थी और भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान है पूरे विश्व के अंदर। और भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वर्तमान समय में। और भारत की ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, बहुत से मूर्ख लोग ऐसी विचारधारा फैलाते रहते हैं कि आरक्षण में ये हो गया, आरक्षण में वो हो गया, आरक्षण की वजह से ये, आरक्षण की वजह से वो है। मैं कहता हूं कि आरक्षण की वजह से जो है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। जो दलितों को और शेड्यूल कास्ट को जो मिला है, अगर गलती से मैं उस समय पैदा हुआ होता और उस कमेटी में होता तो मैं पता क्या कहता कि सभी के लिए आरक्षण बना दो, जिसकी जितनी संख्या उसका वर्णित कर दो। अगर जनरल जितने भी लोग हैं वो संविधान के उसमें अड़चने डालते हैं, वो कहते हैं कि आरक्षण की वजह से, तो उनका तो मैं तो कहता हूँ आज भी, और मोदी जी तक मेरी ये बात जाएगी। और बीच बीच में मैं पत्र लिखता रहता हूँ और इस जीवन में मेरा सौभाग्य भी है कि मैं अटल जी से भी अच्छी तरह से मिला हुआ हूँ। और मोदी जी जब राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे तब मेरा सानिध्य उनसे मिलने का प्राप्त हुआ था और मुझे इतना अच्छा लगा था। और उस दिन मैंने कहा था सर एक दिन आप बहुत उच्च मुकाम पे जाएंगे, और मेरी ये बात पूरी हुई। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, ईश्वर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तक ऐसा प्रधानमंत्री भारत को प्राप्त नहीं हुआ, छोड़ के अटल जी को, जिसने गरीबों की परवाह की हो। गरीबों के लिए अटल जी ने जो हमारे बाबा साहब ने संविधान में वर्णित किया, सबको समान धारा से जोड़ना है, सभी नागरिकों को समानता मिलनी चाहिए। हमारे मौलिक अधिकारों में समानता का मूल अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में बहुत विस्तार से उल्लेख किया गया है। और मेरी सभी भारतवासी के
छात्रों से, पढ़े लिखे लोगों से सबसे विनती है कि एक कॉपी संविधान की खरीदे। उसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, मात्र अगर संपूर्ण पढ़ोगे तो बहुत सारे पेज हैं, अगर उसका मूल पढ़ोगे तो उसमें लगभग 250 प्रश्न हैं। उसको पढ़े, अपने माता पिता को समझाए, जो लोग समझदार हैं, कम पढ़े लिखे हैं, पढ़ नहीं सकते, उनको उसके बारे में बताएं और भारतीय संविधान की रचना को समझे। और उनके सुपुत्र आदरणीय श्री सुरेंद्र बिधूड़ी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार सभी साउथ दिल्ली के, ये भी तो हो सकता है, सोचो ना। दीपक भगवाना जी का जाओ, दीपक भगवाना जी आ जाओ। अब मैं उनका स्वागत करवा दो, आप भी बोल दो यार नाम। आशीष भगवानी जी। सामने देखो, सामने। भारत माता की सभा रखी गई है, उसके लिए मैं भाई व्यक्ति को बुला लो जल्दी। आप में से महेश भाई, आपने 1 घंटा कहाँ हो गया? 7 बजे आए और 1 घंटा हो गया, 20 मिनट हुए बैठे हुए। इधर सतीश, सामने देखो जी मैडम, सामने राकेश, बहन जी देखो, सुदेश भाई इधर आ जाइए। 1 2 भारत रत्न परम पूज्य पेशावर जी हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। धन्यवाद जी। चुनाव चलते कहीं ना कहीं देरी हो ही जाती है। अब भाई साहब रास्ते में हैं, सच बोल रहा हूँ, और आपके लिए भी मैं बहुत तहे दिल से, गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अभी भी इतनी संख्या में बैठे हो 2.5 घंटे से। मैं अभी आपका बहुत दिलों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। भोजन की व्यवस्था है, सभी लोग भोजन करके जाएंगे, नहीं तो आपको पता है भोजन तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जितना आपने थोड़ा सा वेट किया है, 15 मिनट और। भाई साहब रास्ते में मेरी खुद की बात हुई है कि नरेश साकला जी, वे मेरे साथ निगम पार्षद रही और साउथ जोन में डिप्टी चेयरमैन रही। मेरी छोटी बहन रेखा साकला जी, और यहाँ पर उपस्थित देवतुल्य मेरे बड़े बुजुर्ग, माता शक्ति, युवा शक्ति, आप सभी को बाबा साहेब की जयंती पर आए हैं। मेरे साथ एक बार सभी जय घोष का नारा लगाएंगे। संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब अमर रहे। भारत रत्न संविधान के रचयिता डॉक्टर साहब बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण कर ले। मुश्किल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री राम। निवेदन है, आप पिछले 3 घंटे से आदरणीय बिधूड़ी साहब को सुनने के लिए बैठे। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अभी आप अपना स्थान ग्रहण कर ले। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। भारत रत्न बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बौद्धिक सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे।
भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भाई साहब देख लो, इतनी देरी से भाई साहब ने कहा कि कोई कितना ही टाइम हो जाए मैं जरूर आऊंगा नरेश जी। और देख लो भाई साहब आ गए। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंडल में। और आज बाबा साहब का ये भव्य कार्यक्रम हमने रखा था जी। और मैं आपसे अब निवेदन करूंगा कि तालियां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब। जिला भाजपा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार चौटाला जी, हमारे ये जो अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र है, मेरे चुनाव के संयोजक जिला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री छत्रपाल सिंह जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री नरेश साकला जी, पूर्व निगम पार्षद आदरणीय बहन रेखा साकला जी, हमारे साउथ दिल्ली के पूर्व डिप्टी मेयर आदरणीय श्री सुभाष भड़ाना जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष यादव जी, हमारे दूसरे साथी हमारे मंच पे है ना, कौन कौन है बताइए। श्री राजेंद्र जी, राजेंद्र कतौलिया जो निरंतर पार्टी की सेवा में और समय समय पर मुझे गाइड करते रहते हैं। सभी सम्मानित भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया में पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। आज मुझे दो नेताओं की बहुत याद आती है। जब 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जनता दल की सरकार बनी, तो देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उस समय तो भूतपूर्व नहीं हुए थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री रामविलास पासवान जी, जो उस समय केंद्र सरकार में मंत्री थे। आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि बाबा साहब की मृत्यु के बाद बाबा साहब को सम्मान नहीं मिला, जिन्होंने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान भारत को दिया, उनकी तस्वीर देश की पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में नहीं लगाई गई है। मोतीलाल नेहरू जी की तस्वीर लगी थी, पंडित जवाहरलाल जी की तस्वीर लगी हुई थी, इंदिरा जी की लगी हुई थी। तस्वीर देश की जो पार्लियामेंट है उसके सेंट्रल हॉल में लगी हुई थी। आदरणीय अटल जी ने मांग की कि बाबा साहब की तस्वीर सेंट्रल हॉल में लगाई जाए, बाबा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी की जाए और बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित किया जाए। और इस मांग का बहुत ही जोरदार तरीके से उस समय के
भारत सरकार के श्रम मंत्री, मुझे उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला, तो उन्होंने भी इस मांग को बहुत मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी के समक्ष उठाया। पूज्य बाबा साहब की तस्वीर सेंट्रल हॉल में लगी, उनके जन्मदिन पर छुट्टी हुई और उनको भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। 2014 में जब आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, समस्त देश के लोग और विशेष तौर पर अंबेडकरवादी जोरदार तरीके से मांग कर रहे थे कि बाबा साहब ने जहां आखिरी सांस ली, अलीपुर रोड पर, 26 अलीपुर रोड पर, उस कोठी को सरकार एक्वायर करे और उस स्थान पर बाबा साहब की याद में एक बहुत ही सुंदर स्मारक बनाया जाए और बाबा साहब की का जो भी संघर्ष रहा उसके बारे में देशवासियों को विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अलीपुर रोड पर जाइए कि उन्होंने बाबा साहब की याद में स्मारक बनाया है। आप जनपद पर जाइए, जनपद पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाया गया है, बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में, महू में बाबा साहब की याद में स्मारक बनाए और बाबा साहब ने जो अपनी अंतिम शिक्षा जिस घर में लंदन में ली, उस अंग्रेज के घर को मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको एक्वायर किया, उसको खरीदा और लंदन में भी बाबा साहब का शानदार स्मारक बनाया। अब जो लोग ये नारा लगाते हैं कि हम क्या क्या पता नहीं कहते रहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान को तोड़ना चाहते हैं। अरे इस धरती पर कोई पैदा हुआ है क्या जो बाबा साहब के संविधान को तोड़ देंगे? इन लोगों के पास झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कि मोदी जी ने पूरे देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की है, 4 करोड़ लोगों को पक्के घर बना के दे दिए। दिल्ली में भी लाखों ऐसे लोग हैं जिनको पक्के घर बनाकर देने की आवश्यकता थी। आपने उस योजना को आज तक अनुमति नहीं दी। पैसा तो 4-4 लाख रुपया मोदी जी की सरकार को देना था। पिछले 9 साल में 10.5 लाख लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है। एक भी राशन कार्ड दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाकर नहीं दिया। मैंने अनेकों बार ये मुद्दा दिल्ली विधानसभा के अंदर केजरीवाल की आंख में आंख डालकर उठाया कि केजरीवाल जी, आपको तो केवल राशन कार्ड बनाकर देना, राशन तो मोदी जी की सरकार मुफ्त उपलब्ध कराएगी। पूरे देश भर में 80 करोड़ लोगों को उपलब्ध करा रही है, दिल्ली में 73 लाख लोगों को उपलब्ध करा रही है और कोरोना काल में तो 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल उपलब्ध कराया। आप यहां बड़ी संख्या में अभी तक बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने 2020 में ये घोषणा की थी कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं हम उनको 2000 रुपये पेंशन देंगे, जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा उनको 2500 रुपये देंगे। 2018 से लेकर आज तक 7.5 लाख लोगों ने ओल्ड एज पेंशन के लिए आवेदन किया है। मैंने ये मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाया। जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि भाई अपने वायदे को पूरा करिए। जितनी भी आज़ादी के बाद आज तक सरकारें रही, हर सरकार, चाहे ब्रह्म प्रकाश जी की रही हो, गुरमुख निहाल सिंह की रही हो, मल्होत्रा की जी रही हो, राधा रमन जी की रही हो, केदारनाथ साहनी जी की रही हो, जगप्रवेश जी की रही हो, मदन लाल खुराना जी की रही हो, साहिब सिंह जी की रही हो, सुषमा जी की रही हो, शीला जी की सरकार रही हो, कभी भी किसी सरकार ने
ओल्ड एज पेंशन बनाने का काम नहीं रोका। मुझे अगर एक उदाहरण आप दे देंगे तो मैं राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। अब ये मुद्दा हमने विधानसभा के अंदर उठाया, क्या करें हम लोग वहां चुप रहे क्या? और आज मैं कह के जा रहा हूं, आज तो पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 से ज्यादा सीटें नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी तो हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है, जो बाबा साहब की जो इच्छा थी। मोदी जी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे हम तीसरे स्थान पे आ जाएंगे। और मोदी जी की इच्छा है कि भारत विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप हो। मोदी जी की सारी सभी लोग खाना खा के जाएंगे, खाने की व्यवस्था है, सभी लोग भोजन